हम मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर की बात कर रहे हैं। वेक्टर में सबसे पहले हमारे पास बात कर रहे हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म। इस क्रमित युग्म के अंदर हमारे पास टॉपिक जो बनता है, जैसे कोई भी एक पेयर परिभाषित कर दिया जाए, एक दो समुच्चय ले लिए जाएं, उन दोनों समुच्चय का क्रमित युग्म बना दिया जाए जिसमें x और y, x a का अवयव हो और y b का अवयव हो, तो उसे क्रमित युग्म कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। यही किया था हमने 11th में, किया हुआ है कि दो समुच्चय ले लिए जाएं, उन दो समुच्चय के लिए अगर हम पहला अवयव पहले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लेते हुए परिभाषित करते हैं तो उसे क्रमित युग्म कहा जाता है, और इसे a क्रॉस b इज इक्वल टू x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है वो है इसमें क्रमित तुपल, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल या क्रमित तुपल। इसका मीनिंग होगा हमारे पास कि तीन समुच्चयों को गुणा कर दिया जाए, a गुना b गुना c, जिसमें तीन का युग्म बनेगा x y z। पहला एलिमेंट पहले समुच्चय से, दूसरा एलिमेंट दूसरे समुच्चय से और तीसरा एलिमेंट तीसरे समुच्चय से परिभाषित किया जाए तो उसे ऑर्डर्ड ट्रिपल कहते हैं, क्रमित तुपल कहते हैं। इसी प्रकार से ऑर्डर्ड हमारे पास क्वाड्रुपल भी होता है। ऑर्डर्ड क्वाड्रुपल या क्रमित चतुर्पल। अब क्रमित चतुर्पल की बात करें तो इसमें चार हो जाएंगे, a b c और d। एलिमेंट जो आएगा वो l m n o से रिप्रेजेंट होगा, जहां l पहले सेट से डिफाइंड होगा, m दूसरे सेट से डिफाइंड होगा, n तीसरे सेट से डिफाइंड होगा और o जो है वो चौथे सेट से डिफाइंड होगा। यानी चार का युग्म बन जाए तो उसे चतुर्पल कहते हैं, तीन का जो युग्म बनता है उसे हम तुपल कहते हैं, दो के युग्म को हम क्रमित युग्म कहते हैं। अगर n अवयव बन जाएं, जैसे हमारे पास ये आ जाए x1 x2 x3 डैश 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 xn, तो इसको हम क्रमित n तुपल कहते हैं। ये जो मान है वो क्या कहलाता है? क्रमित n तुपल, ऑर्डर्ड n तुपल। ये हमारे पास टुपल को डिफाइन करते हैं। इस क्रमित n तुपल के इस थ्योरी को ही हम वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर कहलाता है, सदिश कहलाता है। यहाँ सदिश का मतलब वो नहीं है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत हो तो उसे वेक्टर कहते हैं, वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे उन्हीं ऑर्डर्ड टुपल्स को ही वेक्टर कहेंगे। वो चाहे 2 पेयर का बने, चाहे 3 पेयर का बने, चाहे 4 पेयर का बने, चाहे n पेयर का बने, इन्हें हम वेक्टर कहेंगे। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी एक रो या एक कॉलम ले लिया जाए तो उसे एक वेक्टर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये आ जाए 1 2 3 5 6 7 2 3 1, तो इसमें पहला वेक्टर जो बनेगा हम R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो लेके चल रहे हैं। ये एक हमारे पास वेक्टर है, पहला वेक्टर है, रो वेक्टर कहते हैं इसको हम, क्योंकि ओनली रो का यूज करते हुए इस वेक्टर को बनाया, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? रो वेक्टर। एक सिंगल कॉलम या एक सिंगल लाइन को लेकर, एक सिंगल रो को लेते हुए अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए, यानी इन टुपल्स के फॉर्म में लिख दिया जाए, तो उसे वेक्टर कहा जाता है। इसी प्रकार सेकंड हमारे पास वेक्टर कौन सा है?
5 6 7, जिसको हम 5 6 7 लिख सकते हैं। थर्ड 2 3 1, जिसको हम 2 3 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम वेक्टर कौन सा बना? 1 5 2, इसको हम 1 5 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स डिफाइन कर दी जाए, उस मैट्रिक्स की रो और कॉलम्स को अगर हम लिख दें, व्यक्त कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं एक टुपल्स की फॉर्म में, एन टुपल्स बन जाएं, वो डिपेंड करेगा हमारे पास। अगर 2 by 2 की है तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर n by n की है तो क्रमित n टुपल या ऑर्डर्ड n टुपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से बनने वाले जितने भी हमारे पास वेक्टर्स जो रो या कॉलम्स के लिए बनेंगे, उन्हें हम वेक्टर कहेंगे। अब नेम दिया जा सकता है, रो वेक्टर कह दें या कॉलम वेक्टर कह दें या नॉर्मल वेक्टर कह दें, किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको। देखो, कोई वेक्टर्स दे दिए जाए हमें, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सब वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होगा हमारे पास जैसे a1, a2, a3, ये कोई भी n कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब 2 3, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहे हैं। इन न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2, a3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n, यानी इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू को इन वेक्टर से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो उसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो सिग्मा, सिग्मा का मतलब सम होता है, ai या ar अल्फा आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां आर की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक होगी? n तक परिभाषित की गई होगी। यानी आर का मान 1 रखने पर पहला पद, 2 रखने पर दूसरा पद, 3 रखने पर तीसरा पद, सिग्मा है इसका मतलब इन सब का जोड़ होगा। इसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। यानी वेक्टर्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक वेक्टर दे दिया जाएगा और 3 वेक्टर अन्य दे दिए जाएंगे। ये कहा जाएगा कि इस वेक्टर को, इस सदिश को अदर जो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करने के लिए हमें a1, a2 और an की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं इसका। एक सदिश दे दिया हमें, जैसे अल्फा 1 - 2 5 को अल्फा 1 1, 1, 1, अल्फा 2 1 2 3, अल्फा 3 2 - 1 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ये एक एग्जांपल लिया हमने। एक वेक्टर दे दिया अल्फा, जिसको हमें किसके? अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, शो करना है। हमें करना क्या है कि अल्फा को a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 और a3 अल्फा 3 के रूप में व्यक्त करना है। अल्फा क्या दिया हुआ है? 1 - 2 5, a1 हम निकालना है, अल्फा 1 1 1 1, फिर a2 हमें ज्ञात करना है 1 2 3, a3 2 - 1 1, इस रूप में लिखेंगे हम। यहाँ a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है और इसमें वापस रखनी है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन ये बन जाएगी 1 - 2 5 इक्वल्स टू, पहले पहले अवयव जोड़ दें, a1 + a2 + 2a3, फिर कोमा दूसरे अवयवों को जोड़ दिया जाए तो a1 + 2a2 - a3, तीसरे अवयव का गुणा करके जोड़ दें तो a1 + 3a2 + a3।
भी हमने A1 का इन तीनों से गुना, A2 का इन तीनों से और A3 का इन तीनों से गुना किया। जोड़ करना है तो पहला अवयव पहले में जुड़ जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में जुड़ जाएंगे तीनों के, ऐड कर दिए। अब ये दो क्रमित तुपल हैं। क्रमित तुपल इक्वल कब हो सकते हैं? जब हमारे पास इनकी पहली वैल्यू पहले के इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरे के और तीसरी वैल्यू तीसरे के इक्वल आ जाए। यानी A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल्स टू 1, A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इक्वल्स टू -2 और A1 प्लस 2A1 आएगा यहाँ पे, नहीं, A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इक्वल्स टू 5। इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके A1, A2 और A3 की वैल्यू निकालनी है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तीन इक्वेशंस दे दी जाएं तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालें? सबसे पहले कोई भी पहले दो इक्वेशंस ले लीजिए। फर्स्ट दो इक्वेशंस ले ली हमने, पहली और दूसरी, उस दोनों को सॉल्व करेंगे। A1 हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे तो माइनस का A2 और प्लस का 3A3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट में से अगर थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A1 से A1 कट जाएगा। फिर से हमारे पास A2 में से 3A2 घटाएंगे, माइनस का 2A2 बचेगा और 2A3 में से A3 घटाएंगे तो प्लस का A3 बचेगा इक्वल्स टू एक में से -5 घटाएंगे तो -4। दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को फिर से सॉल्व करके A2 और A3 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए। 2A2 प्लस 6A3 बराबर 6। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा। यहाँ से मान 5, A3 बराबर -10, A3 का मान आ गया 2। A3 का मान 2 इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। A2 प्लस 6 बराबर 3 या A2 बराबर 3 आ गया। A2 का मान और A3 का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख के A1 का मान निकाला जा सकता है। तो A1 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 1, A1 का मान आ जाएगा 4, 3, 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो -6। इसका मतलब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? -6 अल्फा1 प्लस 3 अल्फा2 प्लस 2 अल्फा3, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। यानी इस अल्फा को इन अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त कर दिया हमने। इस प्रकार से किसी भी सदिश का लीनियर कॉम्बिनेशन, सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन और किसी भी एक सदिश को बाकी सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, वो टॉपिक होगा। हम एक घातीय स्वतंत्र या रैखिक आश्रित की बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसकी सहायता से हम अब रैंक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला करेंगे। जाति ज्ञात करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स की जाति कैसे ज्ञात करें, वो इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। और अगली एक्सरसाइज जो है वो इसी पर बेस्ड है। सिर्फ हमें लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है, लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, इसको ज़्यादातर LD से बोला जाएगा। LD मीन्स लीनियर डिपेंडेंट। रैखिक आश्रित कम बोला जाएगा, LD ज़्यादा बोला जाएगा। मतलब क्या है इसका, रैखिक आश्रित का, कि अगर कुछ सदिश अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3 डैश डैश अल्फा n, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी A1 अल्फा1, A2 अल्फा2 अप टू AN अल्फा n 0 के बराबर हो, और ये तभी संभव हो जब A1, A2 अप टू AN में कम से कम एक अशून्य हो। अशून्य का मतलब नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 मस्ट बी नॉन जीरो। कम से कम एक अशून्य हो, जीरो नहीं हो। यानी हो सकता है वो R वां पद है जो जीरो नहीं है। यहां ये अल्फा1, अल्फा2, अल्फा n जो हम डिफाइंड कर रहे हैं, ये भी जीरो के इक्वल नहीं है। इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन और A1, A2, AN है, वो भी जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन इनका मल्टीप्लाई करके जब योग करते हैं, रैखिक संचय करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो जीरो बन जाए, वो डिपेंडेबल हो गया।
डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड कर रहा है भी, अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन किसी भी वेक्टर से करेंगे तो कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, वो डिपेंड करेगा कोई अनदर एलिमेंट पर, वो सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो बन रहा होगा। तो कंडीशंस है हमारे पास भी, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो के इक्वल आ जाए तो उसे हम लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स कहते हैं। यानी अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक जो वेक्टर है ऑल दीज आर कॉल्ड एज ए लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं, किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस कांस्टेंट के सम पर डिपेंड करते हैं। जीरो नहीं है, सारे के सारे जीरो नहीं है, फिर भी इनका रिजल्ट जो सम है वो क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है। इसी में एक और परिभाषा हम करेंगे, एक घातीय स्वतंत्र, एक घातीय स्वतंत्र लीनियर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब हमारे पास कि अगर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश 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 an अल्फा n की वैल्यू जीरो के इक्वल है, और ये तभी पॉसिबल हो जब सारी की सारी जीरो हो, a1 भी जीरो हो, a2 भी जीरो हो, a3 भी जीरो हो, ये सारी वैल्यू जो है an इक्वल्स टू जीरो, ये सभी जीरो आ जाएं तो इसे लीनियर इंडिपेंडेंट कहते हैं। यानी अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तभी बने जब उनके कांस्टेंट जीरो हो तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, और उनमें से कोई एक नॉन जीरो है फिर भी उनका सम जीरो बन जाए तो उसे लीनियर डिपेंडेंट कहते हैं।